Hello students, welcome back. Children, we have been studying some of the structural reforms in Indian economy in the year 1991. Now, when we talk about these structural reforms, 2 points we have already discussed. The first one was industrial sector reforms, and the second one, children, was related to disinvestment and the public sector reforms. Children, when we move out of this, the third point that we analyze here today is trade and capital flow reforms. So what are the decisions that were taken by the government of India in the year 1991 in order to facilitate trade and to smoothen the capital flows out and in the country? So onto your screen, children, the first point that you see here, it's like the liberalization of imports. Children, imports, many of the countries, I told you, especially India, we had imposed lots of restrictions on the goods which are originating from outside the country and coming into India. वो ब्रिटिशर्स का बहुत खतरनाक एग्जाम्पल था. We did not want to repeat that East India Company का example. So that is why government of India had introduced lots of controls on the imports. So here there was a time, children, when we had to open up the economy. अब तक हमने इकोनॉमी को क्या बना के रखा था? क्लोज्ड इकोनॉमी. अभी हमने क्या डिसाइड किया था? दैट वी आर गोइंग टू लिबरलाइज द इकोनॉमी. सो ओपन अप. सो ज़्यादातर जो इंपोर्ट कंट्रोल्स थे बच्चों लोग, उसको हमने एबॉलिश किया था. सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को अगर आप छोड़ोगे, कैपिटल गुड्स होते हैं बच्चों लोग, इक्विपमेंट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होता है, अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहोगे तो आप आसानी से उसको इंपोर्ट कर सकते थे. इन फैक्ट आई थिंक देयर वर सर्टेन अमाउंट्स अंडर विच अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना चाहोगे तो यू डोंट हैव टू ऑब्टेन एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको सिर्फ ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा. हाँ, देयर वर सर्टेन कंज्यूमर गुड्स बच्चों लोग जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करते हैं, उसमें अभी भी हमने कुछ इंपोर्ट के कंट्रोल्स रखे थे. बट रेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, चिल्ड्रन, दे वर एंटायरली एबॉलिश्ड. इससे क्या होगा बच्चों लोग? इंपोर्ट्स आसान हो जाते हैं. और जब इंपोर्ट्स आसान होंगे, टेक्नोलॉजी आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजीज इंडिया में आएंगे, तो इट विल हेल्प अस टू डेवलप इन द लॉन्ग रन, चिल्ड्रन, बिकॉज वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन आवर ओन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी फॉर अ लॉन्गर टाइम. जब तक हम लोग खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करना नहीं सीखे, तब तक हम लोग को दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. सो दिस इंपोर्ट्स वर नेसेसरी. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट, चिल्ड्रन, इट वॉज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर. Tariffs are, children, a kind of taxes that are levied by the importing country on the goods which are coming from foreign country to India or goods which are being exported from India to the foreign countries. अच्छा, there are two types of, or there were in fact 3 types. उसमें से 2 आते हैं बच्चों. इम्पोर्ट ड्यूटी एक होता है और एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी. यहाँ पे बच्चों जहाँ तक इम्पोर्ट ड्यूटी की बात थी, तो इफ यू जस्ट लीव अवे द नॉन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हमने 300% से कितने पे रिड्यूस किया? देखो बच्चों लोग, 10% पे. पहले कितना था? 300%. अभी हमने उसको कितने पे लाके रखा? 10%. चिल्ड्रन, दैट्स लाइक ऑलमोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया हम लोगों ने. इससे पहले अगर आप एक आध 100 रुपीज़ का चीज़ फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए जाओगे चिल्ड्रन, तो आपको उसके ऊपर 300 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा. 100 रुपीज़ के ऊपर 300, तो टोटल होता है चलो 400. अभी हमने उसको कितने पे लाके रखा है? 10%. 10% इज नथिंग चिल्ड्रन. 100 रुपये की चीज़ रहेगी तो आपको 110 रुपीज़. ओके. अच्छा, तो इससे बच्चों लोग इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट वेरी लो प्राइसेस, चिल्ड्रन, इंपोर्टेड गुड्स आपको आपके आजू बाजू में, आपके एरियाज में मिलना चालू हो जाएंगे. इससे बच्चों लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने में हेल्प होता है. ठीक है. सो इंपोर्ट्स को लिबरलाइज किया गया, चलो टैरिफ स्ट्रक्चर को रिड्यूस किया हमने. देन वी केम अक्रॉस व्हाट आर कॉल्ड एज द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. एक तो हमको इंपोर्ट्स को कम करना है, एंड ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन हम लोग एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते थे. तो वी हैड लॉट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि बहुत सारे केसेस में चलो जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज होते हैं उसको आप रिफंड कर सकते हो. ड्यूटी ड्रॉबैक होता है. इन मैनी केसेस चिल्ड्रन, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट या फिर फ्रेट का चार्जेस होता है उसको गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी. अच्छा, या फिर मैनी टाइम्स चिल्ड्रन एक सबसे बेस्ट जो इंसेंटिव होता है
कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर एक्सपोर्ट देन यू डोंट पे द टैक्सेस टू द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं चलो, नाउ द यूनिट्स विच आर ऑपरेटिंग अंडर और इनसाइड दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर मेनी ईयर्स, उनको टैक्स में हॉलीडे दिया जाता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप जो भी टैक्स भरे वो आपको वापस मिलेगा। तो बच्चों इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और बिजनेसमैन कैन अर्न मोर प्रॉफिट, सो एक्सपोर्ट्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अच्छा, द नेक्स्ट चेंज दैट वाज ब्रॉट अबाउट इन द एक्सचेंज रेट पॉलिसी। इससे पहले क्या होता था बच्चों कि लाइक जो भी एक्सचेंज रेट आता था, क्या आता था, एक्सचेंज रेट दैट वर बेसिकली डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, कि डॉलर का रेट बच्चों मार्केट में क्या रहेगा इसका डिसीजन कौन लेता था पहले, आरबीआई और गवर्नमेंट। नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज द पॉलिसी, उनको लगा कि इट्स हाई टाइम कि हम लोग ये सब चीजें मार्केट के ऊपर छोड़ दें। सो इसके आगे चिल्ड्रन, द वैल्यू ऑफ डॉलर्स और वैल्यू ऑफ एनी फॉरेन करेंसी विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, बट इट विल बी ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो चलो आज अगर आपको कोई बोलते हैं कि लाइक डॉलर का प्राइस मार्केट में 75 रुपीज है, तो ये प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है? चलिए इट्स क्वाइट सिंपल, डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे डॉलर का प्राइस डिटरमाइन होगा। कभी डॉलर्स का डिमांड बढ़ गया तो डॉलर महंगा होगा, डॉलर का डिमांड कम हो गया तो डॉलर सस्ता होता है, डॉलर्स का सप्लाई बढ़ गया तो डॉलर सस्ता होगा, और डॉलर का सप्लाई कम हो गया तो डॉलर महंगा हो जाता है। सो दिस आर ऑल डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सो 1993 के बाद बच्चों हम लोग डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिटरमाइन करेंगे कि एक्सचेंज रेट क्या रहेगा मार्केट में। ओके, हाँ जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई कभी इंटरफेयर कर सकती। एंड देन देयर इज चिल्ड्रन, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग इन डिटेल अगेन, हियर आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब आपको पता है कि लाइक वी आर कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। तो चिल्ड्रन जब भी हम लोग फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो अपना एक अकाउंट बनाया जाता है बच्चों लोग, उस अकाउंट में हम लोग सब रिसीट्स और सब पेमेंट्स लिखते हैं। रिसीट साइड में बच्चों लोग एक वी हैव गॉट समथिंग लाइक ट्रेड अकाउंट, जहाँ पे वी गॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ओके। और करंट अकाउंट में बच्चों लोग वी हैव गॉट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद में आता है बच्चों इंटरेस्ट डिविडेंड प्रॉफिट रिसीव्ड, इंटरेस्ट डिविडेंड प्रॉफिट पेड टू फॉरेन कंट्रीज, एंड देन वी हैव गॉट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जो हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट करके एक चैप्टर आएगा बाद में 6th सेमेस्टर में। बट हियर चिल्ड्रन पहले क्या होता था कि ट्रेड अकाउंट में जितना भी बैलेंस दिखता था, जैसे कि इंडिया ने जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट किया और जितना भी गुड्स इंपोर्ट किया, तो जो बैलेंस होता है बच्चों लोग, तो उसको हम लोग दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज एग्जांपल लाइक इंडिया ने 100 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए, 50 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट किए, तो ऑन एन एवरेज बच्चों इंडिया का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है 50 करोड़, लेकिन वो डॉलर्स में, तो यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू रुपीज, और अगर वो रुपीज में रहेगा तो यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे बच्चों लोग ये हमने करंट अकाउंट की तरफ भी लाया था। कहाँ पे लाया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बच्चों लोग सर्विसेज का भी इंपोर्ट आता है, फिर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है वो, या फिर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो इंडिया से फॉरेन में जाएगा, प्लस इंडिया ने कभी किसी देश को हेल्प किया तो उसको यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज ने इंडिया में कुछ पैसा दिया है हेल्प करके तो उसको हम यूनिलैटरल रिसीट्स बोलते हैं। ये सब जो पैसा होता है ना बच्चों लोग, वो भी एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आसानी से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों लोग, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल टू मेक अवेलेबल द फॉरेन एक्सचेंज। इससे पहले बच्चों लोग फॉरेन एक्सचेंज पाना ऑलमोस्ट लाइक इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मेनी पीपल, लाइक बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अभी इन्होंने सोचा कि चलो इसको हम लोग आसान कर देते हैं। तो here we have introduced what is called a foreign exchange convertibility. And then finally children, coming across what are known as the liberalized capital flows. Foreign countries से या फिर इंडिया से जो capital flow होगा, in the sense children we come across this point, you remember children, foreign direct investments, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? foreign direct investments। तो ठीक है, वी हैव लिबरलाइज। पहले कैसे फॉरेन कंट्रीज को अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना था फॉरेन कॉर्पोरेट्स को, तो चलो दे हैड टू गो थ्रू अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और ज़्यादातर केसेस में हम लोग उनको अलाउ नहीं करते थे। तो ठीक है, इसके आगे क्या होगा चलो, हमने कुछ स्लैब्स बनाए थे। स्लैब्स इन द सेंस कि लाइक चिल्ड्रन वी गॉट 0%, अच्छा उसके बाद में 49, 51, 74, 100% ऐसे कुछ फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स हम लोग अलग अलग एरियाज में अलाउ करने वाले थे।
जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लाइक रिटेल सेक्टर में अगर किसी फॉरेन कॉर्पोरेट को इन्वेस्ट करना है तो वी अलाउ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 51%। मल्टी ब्रांड रिटेल, अगर कोई सिंगल ब्रांड रिटेल रहेगा चलो तो उसमें 100% FDI अलाउड होता है। एग्रीकल्चर प्लांटेशंस में हम लोग फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं करते। लॉटरी का बिजनेस होता है चलो उसमें अलाउड नहीं होता है। इंश्योरेंस में अलाउड होता है चलो। अच्छा, तो 49%, 74% ऐसे अलग अलग स्लैब्स बनाए गए थे तभी। तो अभी आप ये जो देखते हैं ना बच्चों लोग, FDI का फ्लो होता है इंडिया में, ऑल दोज फ्लोज आर टेकिंग प्लेस बिकॉज समवेयर द डिसीजन लाइड इन द ईयर 1991 व्हेन वी हैड एक्चुअली फैसिलिटेट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अच्छा, FDI के सहारे बच्चों अगर आप चाहो तो यू कैन गो फॉर व्हाट आई कॉल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अगर आप अपने देश के अलावा बाहर के देशों से, वर्ल्ड बैंक या फिर किसी अदर कंट्री से या फिर एग्जाम्पल के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी से अगर आप कुछ पैसा बोरो करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको आज़ादी दी गई थी। क्लियर? सो दिस वाज सम ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिलेटेड रिफॉर्म्स चिल्ड्रन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक व्हाट वर द रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में बच्चों क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे? दिस कुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन, something related to the banks. Children, in the year 1991 अगर आप इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम देखोगे, it was not so healthy। और आपको पता है the other sectors of the economy can only function in a smooth manner if the financial sector is strong। तो तभी बच्चों लोग पता है outdated technology, okay, then accumulating losses for so many years। अच्छा, then there were non-performing assets जहाँ पे लोन्स दिए जाते हैं लेकिन लोन्स रिकवर नहीं होते हैं। अच्छा, कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था, तो तभी गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड वन कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरसिम्हम। अच्छा, देन दे एनालाइज्ड और दे एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया और उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को हम लोग किस तरीके से रिवैम्प कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और तभी कुछ रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस सम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा, what were those reforms children? The first one, banking sector reforms में we come across what's known as lowering of SLR. Children, SLR that stands for statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio children, किसी भी बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है वो सबका सब डिपॉजिट्स बैंक लोन करके क्लाइंट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते कस्टमर्स को, उसमें से कुछ पैसा उन लोगों को गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स लाइक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसका एक पर्टिकुलर रेट होता था। देयर वाज अ टाइम जब ये रेट ऑलमोस्ट 38.5% के आसपास होता था बच्चों लोग। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने उसको कम कर करके अभी फिलहाल सपोज लाइक एग्जांपल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 19.5% तक लाया हुआ है उसको। ओके, इट हैज बीन फर्दर रिड्यूस्ड चिल्ड्रन, बट हियर वी कैन से 38.5% से ऑलमोस्ट लाइक 19 to 20% के बीच में लाना। मतलब क्या कि पहले बैंक्स को कंपल्सरी जो पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता था वो अभी कम हो गया। सी चिल्ड्रन, लॉजिक क्या है कि मैं एक बैंक चला रहा हूँ, उसमें एक 100 करोड़ का डिपॉजिट्स आता है। पहले मुझे उसमें से 38.5 करोड़ गवर्नमेंट को देना है, फिर बचे हुए से मुझे बिजनेस करना है। अभी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, नहीं 19% दे दो, तो अभी मैं सिर्फ 19% दूंगा, जो बच्चा है वो मैं लोन करके फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो इससे बच्चों लोग बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ CRR। चिल्ड्रन CRR जैसे SLR का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। चिल्ड्रन हर एक बैंक को अपने पास जितना भी डिपॉजिट्स आता है उसमें से एक प्रोपोर्शन किसी भी बैंक को RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ता है कैश में। किसके पास? RBI के पास। चिल्ड्रन दिस विल गो लाइक अ डिपॉजिट, लेकिन वो भी बच्चों लोग देयर वाज अ टाइम जब ये हाईएस्ट होता था 15%। इनडायरेक्टली आप ये सोचो ना बच्चों लोग कि SLR और ऑलमोस्ट 38.5% और ये 15%, तो ऑलमोस्ट लाइक 53.5% बैंक का पैसा ना RBI और गवर्नमेंट ले लेती थी, तो 46.5% कैश ही बैंक के पास रहता था जिसके सारे वो लोग बिजनेस करते थे। सो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको पता है, इट विल टेक अ बैक सीट। तो यहाँ पे भी पहले किसी भी बैंक को अपने डिपॉजिट्स का अगर किसी बैंक के HDFC बैंक के पास चलो 100 करोड़ का डिपॉजिट आया तो उसमें से 15 करोड़ रुपए RBI को देने, तो अभी उसको हमने कम कर दिया बच्चों लोग। तो पहले फॉर एग्जांपल वी हैव ब्रॉट इट समवेयर अराउंड 4%, तो
Children, for these numbers you can just google out और latest CRR और SLR आप थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. आई कैन अपडेट ऑन दैट, बट इफ़ यू कीप अ हैबिट चिल्ड्रन, क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं, तो मैं बताऊँ तब तक क्या पता मार्केट में चेंज हो जाता है. तो यू कैन समटाइम्स फाइंड आउट चिल्ड्रन कि लेटेस्ट SLR कितना है, लेटेस्ट CRR. SLR ने क्या होता है, बैंक ने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा. CRR ने बैंक ने RBI को दिया हुआ पैसा. तो पहले 15% था, अभी कितना किया है, 4%. मतलब अभी बैंक्स को RBI को कम पैसा देना है, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, तो दे विल बी एबल टू अर्न सम प्रॉफिट्स. Then children, we have got the deregulation of interest rates. What are deregulation of interest rates basically, and what are they related to? इससे पहले बच्चों लोग बैंक्स कौन सा रेट पे हाउसिंग लोन देगी, at what rates of interest they are going to provide the personal loans, ये सब पहले कौन फिक्स करता था, RBI. ठीक है. लेकिन बच्चों लोग अगर बैंक्स बिजनेस कर रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन फिक्स करेगा, RBI, ऑब्वियसली बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होता है. तो चलो एक नया डिसीजन आ गया था, क्या कि कमर्शियल बैंक्स को, दे कॉल्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, विल बी स्टडीइंग अबाउट देम, उनको आजादी गई थी बच्चों लोग, फ्रीडम दिया गया था. क्या कि वो लोग अपने कस्टमर्स को क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहते हैं और उनको क्या रेट्स देना चाहते हैं, इसका डिसीजन बैंक्स खुद ले सकती है. ओके. हाँ, सिर्फ याद रखना है कि भले इंटरेस्ट रेट्स RBI फिक्स नहीं करेगी, लेकिन जो मिनिमम फ्लोर रेट होता है और सीलिंग रेट, फ्लोर रेट मतलब चलो मिनिमम, सीलिंग रेट मतलब मैक्सिमम, वो कौन फिक्स करेगा, RBI. हाँ, उसके अंदर आप कितना चार्ज करना चाहते हो ये डिसाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को क्या दिया, हमने फ्रीडम दिया. गॉट इट. तो प्रेजेंटली चिल्ड्रन बैंक्स डिसाइड देयर ओन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू सम कंट्रोल बाय RBI. तो चलो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा. देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट सम प्रूडेंशियल नॉर्म्स. प्रूडेंशियल नॉर्म्स चिल्ड्रन आर बेसिकली कंसर्न्ड विथ प्रोविजनिंग ऑफ एसेट्स. एसेट्स आर बेसिकली लाइक, यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स. बैड डेट्स को बच्चों बैंकिंग लैंग्वेज में हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करके बोलते हैं. कि आपने लोन दिया है लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो दे आर कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ठीक है. सो आप इनकम्स को कौन कौन से कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज करोगे, अच्छा एसेट्स को क्लासिफाई करने का रहता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन आप बैड डेट्स का प्रोविजन कैसे करोगे. ठीक है. और सी वी आर गोइंग टू फॉलो ऑल दोज रूल्स व्हिच आर फॉलोड बाय द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस. ऐसे नहीं कि इंडिया अपना खुद का प्रैक्टिस खुद नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो मेथड्स पे कैलकुलेट किया जाता है उसी मेथड्स. जैसे बच्चों लोग कि अगर आपने कोई लोन दिया है 6 महीने से वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो उसको कौन से ग्रुप में डालोगे. 2 साल से वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो क्या करने का. 2 साल से ज़्यादा हो गया है, वो कस्टमर पैसा रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं. सो वी हैव गॉट स्टैंडर्ड डेटर्स होते हैं बच्चों लोग, बैड डेट्स होते हैं, एंड देन समटाइम्स वी हैव गॉट लॉस एसेट्स, दैट मीन्स दे वोंट बी रिकवर्ड, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है. कभी 10% प्रोविजन होता है बच्चों, नहीं तो फिर पूरा 100% राइट ऑफ करते हैं उसको. तो उसके लिए रूल्स आएंगे यहाँ पे. Then children we have got the introduction of capital market or capital adequacy ratio. Children, capital adequacy ratio basically talks about कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है. Just like for example we have got like the return on capital employed, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं उसको. ठीक है. तो इंटरनेशनल एजेंसीज के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए, 8%. मतलब आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको मिनिमम 8% का तो रिटर्न मिलना ही चाहिए. अगर किसी बैंक का रिटर्न उससे कम है तो फिर उसको खुद के बैंक को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड. क्लियर. ओके. सो वेटेड एसेट्स जो होते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स, उसके साथ में हम लोग बैंक का जो कैपिटल होता है उसका रेशियो निकालते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो कितना रहेगा चिल्ड्रन, 8%. Okay. And then lastly children, access to the capital market. So nationalized commercial banks are allowed to access capital market for funds through public issue. कोई बैंक है, बैंक को लगता है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, तो पब्लिक जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके अलावा बैंक को और कहाँ से पैसा मिलेगा, बोरोइंग्स नहीं. अगर परमानेंट कैपिटल चाहिए तो लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक को बच्चे लोग शेयर्स इशू करके, जिसको हम लोग पब्लिक इशू बोलते हैं, दे कैन एक्सेस द कैपिटल मार्केट फॉर फंड्स. मतलब मार्केट में शेयर्स इशू करके वो लोग फंड्स उठा सकते हैं मार्केट में, जो परमानेंटली उनके कैपिटल में ऐड होगा. फिर बैंक का ऑपरेशन है, फिर बैंक का जो
ऑपरेशनल बेस होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इससे ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? अच्छा, देन वी आर गिवन है एंट्री चिल्ड्रन फॉर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पहले बच्चों लोग कैसे सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करता था बैंकिंग सेक्टर, अभी हमने सोचा कि लाइक चलो लेट्स क्रिएट सम कंपटीशन, और फिर हमने प्राइवेट बैंक्स को परमिशन दिया था। प्राइवेट बैंक्स आने की वजह से बच्चों लोग कैसे वो जो गवर्नमेंट का मोनोपोली था वो टूट जाएगा, और प्राइवेट बैंक्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। और आपको पता है व्हेनेवर चिल्ड्रन कंपटीशन मतलब क्या है, कंज्यूमर्स को अच्छा सर्विस मिलेगा। तो ठीक है, प्राइवेट बैंक्स ने आके शायद बैंक्स कैसे चलाए जाते वो सिखाया रहेगा। ओके, देन बैंक्स आर गिवन द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। पहले क्या होता है बच्चों लोग कि एक आध बैंक को नया ब्रांच ओपन करना है या फिर एग्जिस्टिंग ब्रांचेस को एक्सटेंड करना है, एक आध नॉन वायलेबल ब्रांच को बंद करना है, तो इसके लिए बच्चों लोग आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता था। ठीक है, अभी ये सब चीज़ों को हमने आसान कर दिया है। ठीक है, उनको फ्रीडम दिया गया था, अगर बैंक ऑलरेडी है तो अपना ब्रांच ओपन कर सकता है। अच्छा, वो अपने बैंक के अंदर काउंटर्स एक्सटेंड कर सकते हैं। एक आध बैंक का ब्रांच है जो लॉस में जा रहा है तो उसको लोग शट डाउन भी कर सकते हैं। सो दैट्स द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। And children, lastly, very important, it's related to special recovery tribunals. Tribunals are like special courts, children. आपने लोन दिया है, वो बंदा पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो बच्चों लोग क्या कोर्ट में डाले केस। अच्छा, कोर्ट में डालोगे तो आपको पता है कोर्ट में क्या मिलता है, तारीख पे तारीख। अच्छा, बहुत सारे केसेस में आपको पता है अपने यहाँ पे मतलब इंसाफ इतने जल्दी मिलता है कि लाइक मतलब 20-25 साल तक ये सब चलते रहते केसेस। अच्छा, 20-25 साल के बाद अगर आपका पैसा वापस मिला तो भी उसका कुछ वैल्यू तो रहेगा नहीं। तो हमने क्या सोचा कि लाइक क्यों ना हम लोग कुछ अलग सिस्टम बनाए जहाँ पे पैसे को रिकवर किया जाएगा। सो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं व्हाट कॉल्ड SRT, दैट इज स्पेशल रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, सो आपने कुछ लोन दिया है, बैंक ने पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो एक केस हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो विद इन अ स्टाइपुलेटेड टाइम पीरियड रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आपका पैसा रिकवर करा के बैंक्स को देंगे। तो इससे बैंक्स के जो लॉसेस होते हैं बच्चों लोग ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते हैं। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दिस वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैंकिंग सेक्टर, and then we also studied some things what are related to the trade and capital flow reforms. Okay, so many days children we have been studying this chapter, और एक लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ जाएंगे जो एक्चुअली एजुकेशन हेल्थ से रिलेट करेगा। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको थोड़ा पढ़ते रहना बच्चों लोग, डिटेल में नहीं तो कम से कम मेन पॉइंट्स को बैठ करके रखो, एग्जाम आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन का ईयर है, सो एग्जाम्स विल ऑलवेज बी देयर। मतलब कि कोविड-19 है नहीं है, ठीक हो जाए, लेकिन हम लोग तो थोड़े प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो वी कीप इन टच। क्या पता बच्चों लोग कि वैक्सीन मिल गया कोविड के ऊपर और अगले दिन आपके हाथ में टाइम टेबल आ गया कि ये आपका 5th सेम का टाइम टेबल है करके। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों लोग आप सबको पता है सितंबर के एंडिंग में या फिर अक्टूबर में होता है। सो वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जुलाई, August, September, so hardly 2.5 months, and if things are fine you might be having your exams. Now please don't pray कि like कोरोना ठीक होना नहीं चाहिए, नहीं, उसको ठीक होने दो। तो हम लोग थोड़े एग्जाम्स को अटेम्प्ट करके शायद अपना ग्रेजुएशन का साल निकल जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।